हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करते हैं कॉमर्स का दिसंबर 2019 का पेपर। तो ओके, लेट्स वी स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो फॉर्म है वो राइट है। तो TDS और नॉन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म नंबर 16 होता है नो। ठीक है, जो सैलरी पेमेंट के लिए होता है फॉर्म नंबर 16, तो TDS ऑन सैलरी पेमेंट के लिए फॉर्म नंबर 16A नो। 16A नहीं होता है, 16 होता है फॉर्म नंबर। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए फॉर्म नंबर 16B यस। TDS ऑन रेंट के लिए फॉर्म नंबर 16C होता है यस। तो ऑप्शन नंबर C और D इसका राइट है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर B। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। फर्स्टली जो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ ए लेडी सोशल वर्कर यस। ठीक है, इसमें होती है। तो देखो, इसके अंदर 3 मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर होते हैं। उसके बाद कहता है स्टेट, उसके अंदर एक जो वुमेन भी होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है स्टेट कमीशन सेल कॉन्सिस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज और हैज़ बीन ए जज ऑफ हाई कोर्ट राइट। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म सेल कंसिस्ट ऑफ ए 4 मेंबर नो, 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, याद रखना। तो इसने यही पूछा था कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, हमें आंसर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर 4 भी हम पढ़ लेते हैं कि नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन हु हैज़ बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के अंदर वो पर्सन आता है जो सुप्रीम कोर्ट का क्या होता है, जज होता है राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो रिफर टू द पोर्शन ऑफ टोटल अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी। तो ये बिल्कुल राइट है कि जो DP रेशियो कौन सा होता है, जो टोटल अर्निंग का वो पार्ट जो आप इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। बर्ड्स इन हैंड आर्गूमेंट गिवन गोल्डन मॉडल यस। तो आपने पढ़ा होगा बर्ड्स इन हैंड टू बेटर इन द बुश। ठीक है, तो ये वाला जो मॉडल था वो गोल्डन मॉडल के अंदर हम पढ़ते हैं डिविडेंड के में। तो ऑप्शन नंबर A और B है वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखो, ऑप्शन नंबर C और D को भी पढ़ लेते हैं कि जो मॉडल है वो सजेस्ट करते हैं कि डिविडेंड पेमेंट वो रेलिवेंट है फर्म के लिए नो। वो तो कहता है क्या है, इरेलीवेंट है, कि इसका फर्म की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट पड़ता ही नहीं है। उसके बाद वोल्टर मॉडल सजेस्ट दैट DP रेशियो डज नॉट अफेक्ट नो। जो वोल्टर मॉडल क्या है, रेलिवेंट मॉडल है, ये कहता है कि इसका फर्म की वैल्यू के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर A और B है वो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बताना है कि आपको देखो विच ऑफ द टिपिकल सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सिलेक्शन डिवाइस आर यूज्ड बाय द कंपनी। तो आपको सीक्वेंस के अंदर आपको लगाना है। ठीक है, तो आपने देखो सिलेक्शन की प्रोसेस पढ़ी होगी। तो पहले एप्लीकेशन ब्लैंक है। ठीक है, पहले आप एप्लीकेशन फिल करते हो। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। ठीक है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू के बाद आपके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट के बाद क्या होता है और इंटरव्यू वगैरह होते हैं आपके। ठीक है, बाद में जो इंटरव्यू होते हैं, इसके बाद क्या होता है, रेफरेंस चेक होता है। ठीक है, आपके आसपास से पूछा जाता है कि भाई आपके करैक्टर वगैरह के बारे में, तो रेफरेंस चेक किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका होता है जो कंडीशनल ऑफर होता है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। जब आप इन सब में पास हो जाते हो तो क्या होता है, आपको हायर कर लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो टेस्ट। ठीक है, तो आपको मैच करना है। तो आपको जेड टेस्ट क्या होता है, आपको पता है, लार्ज सैंपल टेस्ट होता है। तो टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ 2 लार्ज सैंपल। ठीक है, और ये क्या होता है, पैरामीट्रिक डाटा होता है। अनोवा क्या होता है, अनोवा क्या होता है, कंपेयरिंग द डिफरेंस इन मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। ठीक है, तो ये होगा। उसके बाद काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, जो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है उसके लिए। क्रुशियल वैल्यूज टेस्ट क्या होता है, कंपेयरिंग द डिफरेंस इन मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। तो ये क्या होता है, नॉन पैरामीट्रिक होता है। और अनोवा क्या होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द डिफरेंस इन मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A का सेकेंड एंड B का फर्स्ट और C का फोर्थ और D का थर्ड। तो ऑप्शन नंबर B है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू कंडीशन अबाउट अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, टाइटल भी होता है और डिस्क्रिप्शन भी होता है। ठीक है, तो इसका जो A और B है वो क्या होता है, इसने पूछा जो कौन सी है वो जो कंडीशन सही है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रिगार्डिंग। तो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये दोनों ही राइट है।
और तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में पूछ रखा है कि राइट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो देखो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर क्या होता है, अब जैसे ऑपरेटिंग साइकिल बनाते हो, यहाँ पर रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से आप वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स है, उसके बाद रिसीवेबल, मतलब आप करते हो कि लगभग कितना रिसीवेबल से पैसा है, उसको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मान लो रॉ मटेरियल से कन्वर्ट करने में आपको इतना टाइम मिला। ठीक है, तो क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है, तो इसका सही सीक्वेंस में लगाना था। तो रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स से रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद कहता है विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर ऑफ ए कंपनी। इनमें से कौन सा है जिसको कंपनी के ऑडिटर बना, जो ऑडिटर के लिए जो क्वालिफाई नहीं है। तो देखो, एन इंडिविजुअल हु इज द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड होल्ड ए सर्टिफिकेट प्रैक्टिस एज पर द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। भाई वो तो बन सकता है जिसने, ठीक है, जो क्या है चार्टर्ड अकाउंटेंट और जिसके पास सर्टिफिकेट है, तो वो तो बन सकता है, ये तो आपका क्या है, राइट है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म विच हैज़ ऑल पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो नहीं बन सकती। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी हु इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री होल्डर टू, ये भी नहीं बन सकता। एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुज अपॉइंटमेंट विद रिजल्ट इन द पर्सन बिगिन द ऑडिटर ऑफ मोर देन 10 कंपनी, तो ये भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी डी वो आपका राइट है, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो WTO, ठीक है, तो WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेड को रिमूव वगैरह करने के लिए हमने WTO बनाया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1995 के अंदर। तो देखो इसने पूछा कि क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी क्या फंक्शन है। टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिव ट्रेड एग्रीमेंट राइट, टू कैरी आउट द ट्रेड पॉलिसी, टू कैरी आउट पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी ऑफ इट्स मेंबर कंट्री, यस। ठीक है, टू असिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट, नो। टू प्रमोट इंटरनेशनल मोनेटरी कोऑपरेशन, नो। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, जो इसके अंदर ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है उनको करना और फैसिलिटेट करना इम्प्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, उनको फैसिलिटेट इम्प्लीमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका राइट है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। देखो, फंक्शन ऑफ द फर्स्ट लेवल फ्रंट लाइन सुपरवाइजर आर इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके अंदर कौन कौन से उनके जो फंक्शन है वो इंक्लूड होते हैं। तो देखो, टू डेटरमाइन इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, यस। टू अटेंड टू ग्रीवेंस एंड रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जो उनकी जो एम्प्लॉयज़ वगैरह सबॉर्डिनेट है उनकी समस्याओं को समझना और उनको सुलझाना, यस। टू प्रोवाइड टेक्निकल नॉलेज एंड गाइडेंस टू द वर्कर, यस। ठीक है, जो वर्कर को टेक्निकल नॉलेज और गाइड वगैरह करना। और टू सप्लाई स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, यस। तो ये सारे फंक्शन होते हैं किसके, सुपरवाइजर के। फर्स्ट लाइन या फ्रंट लाइन जो सुपरवाइजर होते हैं उनके यही होते हैं फंक्शन। ठीक है, तो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वालिटी सर्कल क्या होता है। क्वालिटी सर्कल क्या होता है, एक टाइप का क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है। क्वालिटी सर्कल क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टीम मीन्स द टेंडेंसी ऑफ सुपरवाइजर टू रेट ए सबोर्डिनेट लोअर देन इज परफॉर्मेंस। यानी वो कौन सी होती है जिसके अंदर जो सुपरवाइजर है ना, अपने जो सबोर्डिनेट को उनकी परफॉर्मेंस के कंपेयर में कम रेट देता है। तो वो क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट मानी जाती है। क्या मानी जाती है, उसको हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच करना है इसमें साइज ऑफ द मार्केट। तो साइज ऑफ द मार्केट किस में आता है आपका, मैक्रो एनवायरनमेंट में। ठीक है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में आता है। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन किस में आता है, ग्लोबलाइजेशन इस बिजनेस में। ठीक है, तो इसको देख लो, ए का क्या हो गया, थर्ड, एंड बी का क्या हो गया, फोर्थ। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, और सी का सेकंड, और ये ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजनिंग।
क्या कहते हैं, टैक्स शुड नॉट बी चार्ज्ड ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर। कहता है कि जो टैक्स है ना वो डिविडेंड, जो शेयर होल्डर के हाथ में जो डिविडेंड होता है ना उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं करना चाहिए। फिर रीज़न में क्या कहते हैं कि सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट व्हेन टैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन पेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द ओनर, टैक्स नीड नॉट टू बी लेविड। कि जब जो डिविडेंड है उसमें जो कंपनी के हाथ में जो डिविडेंड पर टैक्स पहले से ही लग चुका है, तो जो शेयर होल्डर को मिलने के बाद उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स लगाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो यही कहता है, तो दोनों ही क्या है, राइट है और इसको एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। तो बोथ ए आर ट्रू और आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो उसके बाद आपको ये प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, तो ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस्ड है, तो ये आपको दे रखा है फॉर्मूला। इसने पूछा है ये किसका है, तो ये क्या है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन का है। किसका है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, नया ही क्वेश्चन से आया था। तो इसने पूछा था कि ऑस्ट्रिया के हमारी जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ कौन सा एग्रीमेंट है। मैच द फॉलोइंग कंट्री विद टाइप ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बाय इंडिया। तो जो ऑस्ट्रिया का इंडिया के साथ कौन सा एग्रीमेंट है, तो ऑस्ट्रिया का इंडिया के साथ कौन सा एग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद बहामास का कौन सा एग्रीमेंट है हमारे साथ, ये टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है। ठीक है, उसके बाद लेबनान का कौन सा एग्रीमेंट है हमारे साथ, उनका लिमिटेड एग्रीमेंट है। और श्रीलंका का दोनों है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है और लिमिटेड है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया का याद रखना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट है। बहामास का कौन सा है, उसका हमारे साथ कौन सा है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है। और लेबनान का लिमिटेड एग्रीमेंट है और श्रीलंका का कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट दोनों है। ठीक है, तो ए का आपका कौन सा हो गया, सेकंड, ए का आपका सेकंड, बी का आपका हो गया फोर्थ, और सी का फर्स्ट, और डी का कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है, तो ए का सेकंड एंड बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट और डी का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फिर आता है भाई वॉइड एग्रीमेंट कौन सा है, तो वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसको आप है ना जो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते, जिसको आप लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो कॉन्ट्रैक्ट विच चीज़ टू एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी जो लॉ को चीज़ करने के लिए, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जो किए गए हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कौन से होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट है जो एक तरफा होते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि भाई आप बस में मान लो, ठीक है, बस रुकी और आप बस में चढ़ गए, तो आपका क्या होगा, एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो आप बोलकर करते हो, ठीक है, बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस करके कर रहे हो मतलब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो स्ट्रेटिफाइड है वो रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक भी रैंडम सैम्पलिंग है और मल्टी स्टेज भी रैंडम सैम्पलिंग है, लेकिन जो कोटा है वो कौन सा है, नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड है। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आता है कि गिवन आर द टू स्टेटमेंट, वन अजर्शन है और सेकंड क्या है, रीजनिंग है, कि ऑटो कंपनी एंड अदर कंज्यूमर गुड्स कंपनी ऑफर कैश रिपेड टू इनक्वारेज परचेज ऑफ द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। जो ये ऑटो कंपनी वगैरह होते हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के अंदर भाई आते हैं ना, ऑफर आते हैं कि भाई इतने टाइम के लिए आपके पास ऑफर है, आप है जल्दी से परचेज कर लो, आपको इतने डिस्काउंट दी जाएगी। तो ये कंपनी ऑफर वगैरह करती है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है परचेज को इनक्वारेज कर सके। यस, द सेम प्रोडक्ट इज प्राइस डिफरेंटली इन डिफरेंट मार्केट में। क्या उस प्रोडक्ट के अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस होते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, अगर एक जगह हमें महंगा मिल रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, दूसरी जगह जाके हम परचेज कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ए तो आपका करेक्ट है, लेकिन आर है वो करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडेमनिटी इज नॉट एंटाइटल्ड टू, इंडेमनिटी को इसमें से कौन सा राइट नहीं होता है, कौन सा नहीं होता, कि ऑल डैमेज विच मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी शूट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रोमिस अप्लाई। यस, उसको ये देना पड़ेगा। ऑल कॉस्ट दैट ही मे बी कंपेल्ड टू बियर इन डिफेंडिंग एनी सच सूट, all sums that he may have paid under the term of any compromise of such suit। ठीक है, डैमेज फॉर लाइबिलिटी इनकर्ड विच इज़ नॉट एब्सोल्यूट, तो जो लाइबिलिटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उसको उसकी डैमेज देने का राइट है वो उसको नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो क्वालिफाइड रिपोर्ट, इसको मैच करना है। तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा क्वालिफाइड रिपोर्ट है वो कौन सी होती है। जब आपकी जो रिपोर्ट्स होती है, ऑडिटर है वो इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसके अंदर उसको किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है उसके अंदर, तो ऑडिटर कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, क्वालिफाइड रिपोर्ट जारी करता है। अब देखो इसके अंदर पूछा है, मैच करना है आपको, तो इसका जो 21, ठीक है। तो देखो जो क्वालिफाइड रिपोर्ट है, क्वालिफाइड रिपोर्ट के अंदर क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा ऑडिटर जो रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है। एग्जामाइन, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर, तो किसका राइट है, ये ऑडिटर का राइट है। तो किसका राइट हो गया, ऑडिटर की क्या है, ये ड्यूटी है, ठीक है। तो इसकी ऑडिटर की क्या है, ड्यूटी है। उसके बाद असेस टू रिकॉर्ड ऑफ कंपनी एंड इट्स सब्सिडायरी, कि भाई कंपनी के जो रिकॉर्ड्स है वहाँ तक उसका पहुँचना, मतलब ये ऑडिटर को क्या है, अधिकार है कि ऑडिटर है, ऑडिटर को राइट होता है कि वो कंपनी के रिकॉर्ड्स है और उसकी जो सब्सिडायरी है उनके रिकॉर्ड है उनको चेक कर सकता है, वहाँ तक उसकी पहुँच होती है। तो ये ऑडिटर का राइट हो गया। मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्ट इन कंपनी इशू ऑफ कैपिटल, अगर कोई मिस स्टेटमेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगी, ऑडिटर की लायबिलिटी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है कि जो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इन ई कॉमर्स वन ऑफ द की डिज़ाइन इम्प्लीमेंट ऑफ एन इफेक्ट वेबसाइट कम्युनिटी रिफर टू इट्स लेआउट एंड डिज़ाइन, द वे साइट एनेबल यूजर टू कम्युनिकेशन, या साइट एबिलिटी टू टेलर itself टू डिफरेंट यूजर टू अलाउ अस द पर्सनलाइज द साइट, डिग्री डेट द साइट इज लिंक टू अदर साइट है। तो इसका क्या हो गया, इन ई कॉमर्स के अंदर वन ऑफ द की डिज़ाइन एलिमेंट कौन सा है, द वे साइट अनेबल टू यूज़र टू कम्युनिकेशन, यानी जो है यूज़र के साथ क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। द वे साइट अनेबल यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन, यानी यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन है वो कर सके। फिर आता है इसमें से कौन सा राइट है, जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। तो देखो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता क्या है, जैसे कि मान लो हम जो फॉरेन कंट्री वगैरह उनके साथ जो हमारा ट्रेड होता है, तो क्या होता है, मार्केट रेट के अंदर या इनके अंदर क्या होता है, चेंजमेंट आता रहता है, भाई मार्केट रेट में फ्लक्चुएशन है, कभी बढ़ गई घट गई, तो ये क्या होता है, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज इनहेरेंट इन द ऑल फॉरेन करेंसी डिनोमिनेट कॉन्ट्रेक्चुअल ट्रांजैक्शन, यस। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रिलेट टू द चेंज इन अकाउंटिंग इनकम बैलेंस शीट स्टेटमेंट कोज्ड बाय चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो यही बताया मैंने कि जो एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज आता रहता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। इकोनॉमिक एक्सपोजर हैज़ एन इम्पैक्ट द वैल्यूएशन ऑफ फर्म, कि इकोनॉमिक एक्सपोजर का फर्म की वैल्यू पर इम्पैक्ट पड़ता है, यस। ऑपरेटिंग एक्सपोजर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर का फर्म की वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कौन सी सही होगी, ए बी सी है वो आपकी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम टोटल ऑफ वैल्यू ऑफ द टू वेरिएबल एक्स एंड वाई ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये क्या होगी, परफेक्टली नेगेटिव होगी। इस क्वेश्चन का मैंने पूरा सॉल्यूशन भी करा रखा है एक वीडियो के अंदर, आप देखोगे ना कि जब आप एक स्टैट्स की वीडियो, जो स्टैट्स के एमसीक्यू करा रखे हैं उसके अंदर मैंने इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन करा रखा है, आप वहाँ चेकर देखना, वहाँ पर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, परफेक्टली नेगेटिव। इसके बाद आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके क्या पार्ट होते हैं। पहले तो देखो, रीजनेबल चांस एंड प्रॉपर सिस्टम ऑफ एकम्प्लिशमेंट एंड प्रमोशन, नो, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता। टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइस इवन व्हेन देयर इज अ सेलर मार्केट, की जो गुड्स है उसको रीजनेबल प्राइस पर देना, यस, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग है वो आता है। इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, नो, ये भी नहीं आता है। टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बिगिन हर्ड एंड रिड्रेस जेन्युइन ग्रीवेंस, यानी जो कस्टमर है उनकी जो प्रॉब्लम को सुनना और उनको रिजोल्व करना, ठीक है। तो ये इसके अंदर आता है, यस। तो बी और डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद देखो, आपको मैच करना है, पे फॉर टाइम नोट वर्क, यानी जब आप काम नहीं कर रहे हो तो उसके दौरान आपको जो पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो पे फॉर टाइम नोट वर्क, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सिक लीव। सर्विस एंड परक्विजिस्ट, तो ये किसके अंदर आती है, सर्विस एंड परक्विजिस्ट आती है आपकी, जैसे कि आपको मील वगैरह की लो कॉस्ट मील, तो ये किस में आ गया, इसके अंदर। प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, जैसे प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंदर आ जाएगा आपका पेंशन आ गया, ठीक है। ताकि उसके बाद इंसेंटिव के अंदर जैसे कि आपको
इंसेंटिव के अंदर आपका आ जाएगा, जैसे कि आपको स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है, शेयर्स वगैरह दे दिए जाते हैं कंपनी के। डेफर्ड पेमेंट के अंदर जैसे सेविंग प्लान हो गए, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 4th एंड बी का 5th और सी का 3rd और डी का 2nd और ई का 1st। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विच टू ऑफ द फॉलोइंग्स आर डिफाइंड एज गुड्स। तो कौन से है जिसको गुड्स की कैटेगरी में रखा गया है, तो देखो मूवेबल प्रॉपर्टी भी आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स भी आता है, एक्शनेबल क्लेम और बुक डेट है वो इसके अंदर नहीं आता है, एक्शनेबल क्लेम है, मनी है, ये इसमें नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अजर्शन एंड अदर इज क्या है, रीजनिंग है। ग्लोबलाइजेशन रिफर टू द फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विस कैपिटल इंफॉर्मेशन एंड पीपल, यस, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको मतलब ही पता है कि हमारी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या करना, जोड़ना, ठीक है। तो कंट्री आर कंसिस्टेंसी इन्वॉल्विंग इनोवेटिंग मार्केटिंग बैरियर डेट आर WTO कंपेटिबल, ठीक है। तो इसका क्या है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो जो 28 है, तो 28 का क्या है, वैसे तो दोनों सही है, लेकिन देखो ये एक तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, एक WTO के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों राइट तो है, लेकिन आर उसको एक्सप्लेन है वो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 29 है। अब इसमें पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट ऑफ TDS सर्टिफिकेट। तो इसमें से कौन सा है जो है TDS सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है जो सही है। तो देखो फॉर्म नंबर 16 एनुअल होता है, यस। फॉर्म नंबर 16 क्वार्टरली होता है, यस। फॉर्म नंबर 16 भी हाफ ईयरली होता है, नो। फॉर्म नंबर 16C मंथली होता है, नो। तो ए और बी है आपका क्या है, राइट आंसर है कि फॉर्म नंबर 16 तो एनुअली होता है और 16A है वो क्वार्टरली होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। अच्छा देखो अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसने बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पेबैक पीरियड मेथड कंसिडर्ड ऑल कैश फ्लो ऑफ ए प्रोजेक्ट, नहीं। पेबैक पीरियड क्या होता है कि हम इसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी जो हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने इन्वेस्ट किया वो कितनी से कितनी जल्दी है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद के तो कैश फ्लो को हम लेकर ही नहीं चलते, तो क्या सारे कैश फ्लो को लेकर चलता है, कंसिडर करता है, नहीं। तो ये आपका गलत हो गया। पेबैक पीरियड मेथड कंसर्न मोर विद द रिकवरी ऑफ कॉस्ट देन प्रॉफिटेबिलिटी, रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देता है, ये तो हम पहले ही बात करते हैं कि रिकवरी पे ज़्यादा ध्यान देता है, चाहे बाद में आपको कितना ही आपको अर्निंग मिलती रहे, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देता। नेट प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट नेट एडिशन टू द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर, यस, बिल्कुल राइट है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड इनकॉर्पोरेट रिस्क एज वेल एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नहीं, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो कंसिडर नहीं करता। ट्रेडिशनल मेथड के अंदर आता है ARR मेथड और पेबैक मेथड, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो कंसिडर करता ही नहीं है। तो आपका बी और सी आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेप वाइन, ठीक है, जो समूह बना लेते हैं, इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम कंपनसेशन डिजास्टर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी, तो 100% है वो क्या है, एग्जम्प्टेड है। इसके बाद देखो एक कमेटी आपको रखनी पड़ेगी, तो YV रेडी कमेटी 33, ठीक है। तो YV रेडी कमेटी है वो किसके, YV रेडी कमेटी है वो रीजनल रूरल बैंक के लिए बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद जो राशिद जिलानी कमेटी थी वो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है, राशिद जिलानी कमेटी है वो वर्किंग कैपिटल लैंडिंग नॉर्म से रिलेटेड है। इसके बाद जो SM केलकर कमेटी है वो रेशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग, ठीक है, इससे रिलेटेड है। IT वेज कमेटी है ये रिवाइज्ड मेथड ऑफ लैंडिंग इन प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम, तो डी का क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। YV रेडी कमेटी है वो रीजनल रूरल बैंक से रिगार्डिंग होगी। राशिद जिलानी कमेटी होगी वो वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग होगी। SM केलकर कमेटी है वो इंटरेस्ट रेट वगैरह से रिलेटेड होगी। और IT वेज कमेटी है वो किससे रिलेटेड होगी, रिवाइज्ड मेथड ऑफ लैंडिंग इन प्लेस ऑफ कैश क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो जो 33 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें इनकॉर्पोरेशन एंड बैंकरप्टी लॉ है वो आंसर दिया हुआ है। वैसे और भी लॉ इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है।
इसके बाद देखो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, तो जो ओनरशिप है वो किस में ट्रांसफ़र होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स गुडविल आफ्टर डिजोल्यूशन, तो इसका क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर। बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी, तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एंड प्रोमेसरी नोट किसका है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर है। इसके बाद आता है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी। आपको पता है कंपनी है वो या तो रेजिडेंट होती है या नॉन रेजिडेंट होता है। कंपनी के अंदर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जैसा नहीं होता है, तो इसने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। कंपनी को नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर क्लासीफाई कर सकते हो, नहीं। कंपनी को कभी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के अंदर क्लासीफाई नहीं कर सकते, यस, ये ऑप्शन है आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, तो कौन से होते हैं, ठीक है। हम एक तो पढ़ते हैं अर्थमेटिक एवरेज होते हैं, एक होते हैं पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो जो एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट को बताते हैं वो अर्थमेटिक एवरेज होते हैं। अर्थमेटिक मीन के अंदर अर्थमेटिक के अंदर आपका क्या आता है, जो हार्मोनिक मीन आ गया, जो अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। मीडियन और मोड तो कौन से होते हैं, पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सी, ठीक है। तो इसने पूछा था कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, बी और डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ये अर्थमेटिक एवरेज नहीं है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 38, in case of consumer equilibrium to be explained through an ordinal approach, when there are two commodity with their price given and limited income of consumer, the following information is required। तो आपको किस किस इंफॉर्मेशन की है वो ज़रूरत होती है। तो देखो पहले आपको इंडिफरेंस मैप चाहिए होता है, उसके बाद बजट लाइन बनाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इक्वालिटी ऑफ स्लोप ऑफ, पहले हो गया आपका इंडिफरेंस मैप, फिर बजट लाइन, फिर क्या करोगे आप, इक्वालिटी ऑफ स्लोप ऑफ आईसी एंड बजट लाइन, देन आएगा आपका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन। उसके बाद आप देखोगे टेंजेंसी पॉइंट है उसको देखोगे आईसी और बजट लाइन के बीच में, ठीक है। तो पहले इंडिफरेंस मैप, उसके बाद आप बजट लाइन देखोगे, उसके बाद इक्वालिटी मतलब स्लोप, इक्वालिटी ऑफ स्लोप देखोगे आईसी का और बजट लाइन का, और उसके बाद क्या करोगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन आईसी एंड बजट लाइन। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड, तो इसका आंसर हो गया फर्म। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40 कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज अजर्शन और अदर क्या है, रीजनिंग है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड केयर आउट एंड फॉर कन्वर्जेंस विद IFRS विद सम चेंज अप्लाइड इन इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, राइट है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर इन इंडिया विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विल नॉट बी IFRS कंप्लाइंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इंडिया के अंदर प्रिपेयर होते हैं विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग विल नॉट बी IFRS, ठीक है। तो ये क्या है आपका, राइट है, ठीक है। देखो ये भी राइट है, आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेकिन यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंटेंट सेम कर्व आउट एंड कन्वर्जेंस विद IFRS विद सम चेंजेस एप्लीकेबल इन इंडिया, क्योंकि कुछ चेंजेस है वो इंडिया के अंदर भी एप्लीकेबल है, राइट है। लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इंडिया के अंदर प्रिपेयर होते हैं विद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग विल नॉट बी IFRS, तो मतलब उस पर वो IFRS के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये भी क्या है आपका राइट है। लेकिन देखो ये इसको जो रीज़न है वो इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, दोनों ट्रू तो है लेकिन ये इसको सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसमें उसने बात करी कि कुछ चेंजेस अप्लाई हैं होते हैं, अब इसको रीजनिंग के अंदर भी बताना था ना कि ये चेंजेस क्यों अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर वो अलग ही बात कर रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इस पर IFRS के अकॉर्डिंग है, वो नहीं है, मतलब उस पर अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो ठीक है, तो दोनों क्या है, सही है, लेकिन जो आर है उसको करेक्टली एक्सप्लेन है वो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आता है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज्यूम टू इंक्रीज लीनियरली विद लीवरेज, द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन कॉन्स्टेंट विद इंक्रीज यूज ऑफ लीवरेज। तो ये कौन सी अप्रोच होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, ठीक है, जिसके अंदर पढ़ते हैं कि जैसे अगर आप बिगिनिंग के अंदर आप डेट की मात्रा को बढ़ाते हो तो आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप डेट का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ाते हो तो क्या होता है, आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है
वो क्या होता है, तो वैल्यू ऑफ फर्म रहती है वो बढ़ने की जगह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसके अंदर हम 3 स्टेजेज है वो पढ़ते हैं, जो इजरा सोलोमन ने दी थी। इसके बाद आता है कौन सी स्टेटमेंट है वो ट्रू। द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इग्नोरिंग एल्जेब्रिक साइन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कि जब हम जो डेविएशन है ना वो मीन से लेते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा होता है जब हम डेविएशन मीडियन से लेते हैं। तो देखो जब आप क्वेश्चन करते होगे स्टैट्स के, जब हम मीन से डेविएशन लेते हैं वो हमेशा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू दी जब हम डेविएशन मीडियन से लेते हैं। तो ये बिल्कुल राइट है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन तो होता है। ठीक है, ओरिजिन का मतलब आपको क्या होता है, मतलब पता होगा, प्लस या माइनस, और स्केल का क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ ओरिजिन तो होता है लेकिन स्केल के नहीं होता। तो ये आपकी गलत स्टेटमेंट है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के। यस, ये बिल्कुल राइट है। इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड क्वार्टाइल डेविएशन 1/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन के। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो गया, ए और सी है वो आपका क्या हो गया, राइट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो गया, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 43 क्वेश्चन। अरेंज द स्टेप टू ई फीलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप इसमें बताने आपको क्या प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करने पड़ेगा, सीक्वेंस के अंदर लगाना है आपको। तो देखो पहले आप क्या करोगे, रजिस्टर यूर सेल्फ, पहले अपने आप को रजिस्टर करोगे, फिर आप क्या करोगे, फॉर्म फिल करोगे। फॉर्म फिल करने के बाद आप क्या करोगे, उसको अपलोड कर दोगे, और उसके बाद आप क्या करोगे, उसको वेरीफाई करोगे, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या है, राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी ट्रू है। ए सिंपल मोनोपोली फर्म ऑलवेज अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, कि जो एक सिंपल मोनोपोली फर्म होती है वो हमेशा, सिंपल मोनोपोली फर्म है वो हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो अर्न करती है। ठीक है, उसके बाद है स्वीजी निकट डिमांड कर्व इज द बेस्ट नोन मॉडल एक्सप्लेनिंग रिलेटिवली मोर सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोली फर्म फॉर प्राइस डिग्रिटी। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। उसके बाद परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म क्या होती है, प्राइस टेकर होती है। देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करती हूँ, मोनोपोली फर्म के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर तो फर्म को इसने बोला हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ये गलत है। क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, और नॉर्मल लॉस भी होता है। हाँ, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि जो मोनोपोली फर्म क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि क्या वो हमेशा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, स्वीजी निकट डिमांड कर्व है वो बेस्ट माना जाता है, तो ओलिगोपोली के रिगार्डिंग जब हम प्राइस डिग्रिटी को करते हैं। यस, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है वो प्राइस टेकर होती है। यस, प्राइस जो इसके अंदर आता है। उसके बाद जो परफेक्टली, देखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के अंदर, परफेक्टली कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बायर्स और सेलर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, फर्म को मार्केट के बारे में क्या होते हैं, पूरी जो कंज्यूमर होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनको मार्केट के बारे में क्या होता है, पूरी नॉलेज होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। उसके बाद इसने बोला, देखो डी भी पढ़ लेते हैं। फर्म अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, कि क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ऐसा नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी फर्म को शॉर्ट रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी मिलता है, और लॉस भी होता है। ठीक है, लेकिन हाँ वो लॉन्ग रन के अंदर क्या आता है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या आता है, कंपनी डेट हैज़ बिकमिंग स्किल्ड इन कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फोकस ऑन, वो किस पर फोकस करती है, किस पर फोकस करती है। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द परसीव्ड परफॉर्मेंस एंड बायर एक्सपेक्टेशन, नो। गिविंग बेनिफिट टू कस्टमर बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, नो। डेवलपिंग प्रोग्राम टू अट्रैक्ट एंड रिटेन राइट कस्टमर एंड मीटिंग इंडिविजुअल नीड ऑफ वैल्यूड कस्टमर, यस। यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप है वो मेंटेन किया जाता है ताकि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, एंड मीटिंग द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ वैल्यूड कस्टमर, और कस्टमर की जो इंडिविजुअल नीड्स है उनको भी फुलफिल किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो इसका क्या है, राइट आंसर होगा। उसके बाद आता है फेमा। फेमा के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, फेमा के अंदर क्या इंक्लूड नहीं है, डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी,
इंक्लूड होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो इंडिया के अंदर ड्रॉन किया गया है लेकिन वो है फॉरेन बाहर, इंडिया के बाहर पेबल है, ये भी इंक्लूड करते हैं। ट्रैवलर चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, यानी जो इंडिया के बाहर है वहाँ उसको ड्रॉन किया गया है लेकिन जो पे है वो कहाँ किया गया है, इंडियन करेंसी के अंदर, तो ये भी इंक्लूड करते हैं ये भी। लेकिन जो ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया, यानी जो ड्राफ्ट हो गया जो इंडिया के बाहर ड्रॉन किया गया लेकिन ड्रॉ किया गया है लेकिन जो पेबल है वो फॉरेन करेंसी के अंदर पेबल है, तो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो उसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडिया एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो जो आपका 45 है 46 है उसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। इसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, इसमें से कौन सा है मैनेजमेंट ऑडिट का पार्ट नहीं है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये भी आता है मैनेजमेंट ऑडिट के अंदर। रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच पर्सनैलिटी सेंटर, यस। ठीक है, पहले आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसका रिव्यू करना भी इसमें आता है। लेकिन इन्वेस्टिगेट द डेप्रिसिएशन मेथड एंड एप्लीकेशन फिक्स एसेट्स इन द कंपनी, कि भाई जो डेप्रिसिएशन मेथड है उनको इन्वेस्टिगेट करना एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसका फिक्स एसेट्स जो कंपनी की फिक्स एसेट्स के ऊपर उसको अप्लाई करना, ये नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट ऑडिट का प्रोसेस है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है इसमें से बताना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। तो शॉर्ट रन के अंदर अगर टीएफसी 0 होती है तो टीसी टीवीसी के बराबर होगी, ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, टीसी क्या होती है, टीसी होती है टीएफसी प्लस टीवीसी, इसका जोड़ होती है। अगर टीएफसी 0 हो गई तो टीसी किसके बराबर हो गई, टीसी किसके बराबर हो जाएगी, टीवीसी के बराबर हो जाएगी। तो आपका ये तो आपका बिल्कुल राइट हो गया। उसके बाद ये कहता है कि अगर जो एएफसी है वो डिक्रीज हो रही है तो इससे क्या होगा, एवीसी इंक्रीज होगी और एसी डिक्रीज होगी, नहीं। अगर एएफसी क्या हो रही है, एएफसी क्या होती है, अगर डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और एवीसी इंक्रीज हो रही है तो एसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, एसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए और सी है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर है वो कौन कौन से होते हैं। तो पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, यस। फाइनेंशियल फ्लो है, ये भी आता है। एक्सपोर्टिंग असेंबलिंग ऑपरेशन है, ये नहीं आता है। ठीक है, ये तो क्या होता है जो हम ट्रेड एंट्री मोड के अंदर पढ़ते हैं, किसके थ्रू हम जो है ट्रेड के अंदर फॉरेन ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो एक्सपोर्टिंग है, असेंबलिंग ऑपरेशन है, ये सारे उसमें आते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर का क्या हो जाएगा, ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर और फाइनेंशियल फ्लो। नेक्स्ट आता है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक अजर्शन है और एक रीजनिंग है। तो आपको बताना है इफ़ फर्म इज़ प्रिपेयर टू इनकर इंक्रीज कॉस्ट ऑन ट्रांसपोर्टेशन, अगर फर्म की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो इट मे बी पोजीशन टू रिड्यूस इट इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इसका मतलब है फर्म को अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको कम करना चाहिए, बिल्कुल राइट है। अगर फर्म की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ रही है तो फर्म को अपनी इन्वेंट्री कॉस्ट है उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। एज इन सच केस द फर्म कैन यूज़ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसके मतलब इसके लिए फर्म क्या कर सकती है, जो ट्रांसपोर्ट का जो फास्टेस्ट मोड है उसको भी फर्म है वो यूज़ कर सकती है। एंड रश द गुड्स स्टॉक टू द डिजायर्ड वेयर हाउस अनमाइंडफुल एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इससे मतलब वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को कम कर पाएगी। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है और आर उसको सही, आर है उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो फ्रेंड हमने 50 क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए। जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।